43 अब आपका आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंजेक्शंस। इंजेक्शन की कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होती है, इंजेक्शन लेने से आपकी स्किन पे क्या क्या प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन जब कोई डोज है नॉर्मल से ज्यादा दे दी जाती है या फास्ट दे दी जाती है, खासकर आईवी इंजेक्शन, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी करता है। क्यों करता है? क्योंकि एकदम से हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा वर्कलोड क्या करता है, पड़ जाता है। सर्टेन ड्रग लाइक दैट पेनिसिलिन, कोई सीरम हम सीरम को बोलते हैं, ये एलर्जिक कंडीशन को क्लाइंट में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, कैन बी प्रिवेंटेड टेस्ट डोज। इसीलिए कोई भी जो डोज होती है या कोई भी ड्रग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, पहले टेस्ट करके देखते हैं कि बंदा इसके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव है तो लाइफ टाइम वो ड्रग वो यूज नहीं कर सकता, अगर पॉजिटिव है तो लाइफ टाइम वो करेगा। लाइक दैट आपका पेनिसिलिन सबसे अच्छी एंटीबायोटिक ड्रग होती है लेकिन सबको सूट नहीं करती है। इन्फेक्शन कई बार क्या होता है, हम ड्रग्स ले लेते हैं, उससे हमारी बॉडी में जो बीमारी थी वो तो ठीक हो जाती है, लेकिन कोई सेकेंडरी डिजीज अपीयर हो जाती है, कॉम्प्लिकेशंस अपीयर हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन है जो वो अराइज होता है। जैसे कि सिरिंज की वजह से हो, हम जहाँ पे इंजेक्शन की साइट है वहाँ पे अच्छे से केयर ना करें, आइस पे या कोल्ड पैक ना लगाएं, कोई नीडल अनहेल्दी नीडल लग जाए, फ्लूइड जो मान लो कि ड्रग है ज़्यादा आपकी जो न्यूट्रलाइज ड्रग नहीं है उसकी वजह से स्किन बर्न हो जाए, कोई भी ऐसी चीज़, तो यहाँ पे क्या होता है फिर स्किन में इन्फेक्शन बढ़ जाता है। पायरोजेनिक रिएक्शन का मतलब होता है जब आप किसी बीमारी से लंबे टाइम तक सफर करते हो और मान लो बुखार है आपको, पर आपने बुखार को भी ठीक करने की टैबलेट ले ली है, तो जैसे आपने टैबलेट ली है उसके थोड़ा टाइम बाद देखना एकदम से बुखार बहुत ज़्यादा तेज हो जाता है, ठीक है, और फिर से हल्का होता है। तो वो क्या होता है, जितनी हीट बॉडी में थी वो तो थी ही थी, जितना दवाई हमने लिया उसने भी क्या कर दिया है, केमिकल अपने हमारी बॉडी में रिलीज कर दिए, जिसकी वजह से हमें क्या हो गया है, वापस से फीवर हो गया है। तो ये कोई एब्नॉर्मल साइन नहीं होता है, लेकिन हम इसको ये मानते हैं कि और ही बहुत ज़्यादा बुखार हो गया है। उसके बाद है टिश्यू ट्रोमा। इंजेक्शन जहाँ भी लगाओगे वहाँ पे सेल तो टिश्यू तो है, ब्रेक होंगे ही होंगे, सेल तो टूटेगी क्योंकि एक नीडल ब्रेक होके अंदर जा रही है। तो टिश्यू ट्रोमा हो सकता है, खासकर छोटे बच्चों में होता है, क्योंकि छोटे बच्चों को पता नहीं होता, बच्चा पैर हिला ले, हाथ हिला ले, तो इस वजह से उनको क्या हो जाता है, ट्रोमा हो जाता है। साइकेट्रिक ट्रोमा स्पेशली चिल्ड्रन। साइकिक ट्रोमा का मतलब होता है बच्चों के मन में डर बैठ जाता है इंजेक्शन का। पेन होता है एक्सीडेंटल इंट्रावास्कुलर इंजेक्शन। एक्सीडेंटल क्या होता है, आपका जैसे मतलब आपने लगाया इंजेक्शन, पेशेंट हिला या भी आपका ध्यान हटा और वो इंजेक्शन एकदम से आउट हो जाए, तो वहां पे भी क्या होगा, पेन होगा, ब्लीडिंग होगी और नीला पड़ जाएगा, जो सरफेस है वो नीला पड़ जाएगा। ये भी कॉम्प्लिकेशन है। फुट ड्रॉप, परसिस्टेंट पैरालाइज जब आप आईएम इंजेक्शन लगाते हो, कहाँ पे लगता है, कौन सी नर्व में लगता है आईएम इंजेक्शन, कौन सी नर्व में आईएम इंजेक्शन लगता है बताओ। इतने सारे तुम बैठे हो, किसी ने दिमाग नहीं चलाया कि नर्व में नहीं लगता, नर्व को हम बचाते हैं। अब जिस नर्व को हम बचाते हैं उस नर्व का नाम बता दो, चलो कोई नहीं है। शैक्टिका नर्व होती है, लोअर एब्डोमेन की यानी कि लोअर बॉडी की सबसे बड़ी नर्व होती है शैक्टिका नर्व, और उसको हमें बचाना होता है। तो मान लो कि आपने क्या किया, अंदर निडल डाल दी है और आपने जैसे प्लंजर को पीछे पुल किया है और ब्लड आ गया है, लेकिन फिर भी आपने कोई ध्यान नहीं किया, लेकिन हम भाई बेइज्जती होगी लगा देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो बंदा होता है वो लाइफ टाइम के लिए पैरालिसिस हो जाता है। इसीलिए आपको बताया जाता है कि अगर ब्लड आ गया तो इंजेक्शन को वापस निकाल लो, क्योंकि आपकी एक गलती सामने वाले की तो लाइफ ही खराब कर सकती है। अगर उसको पैरालाइज हो गया तो उसके फुट ड्रॉप होंगे। फुट ड्रॉप कब होते हैं, जब पेशेंट लंबे टाइम से बेड पे लेटा होता है, ड्यूरिंग सेंसेशन उसकी बॉडी में है नहीं, आपने उसको चद्दर उड़ाई और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो पैर है, मान लो बेड के किनारे पे पैर है, कोई बैठा हो उसके पास, कोई देखने आया हो, तो पेशेंट के पैर क्या हो जाएंगे, नीचे लटक जाएंगे, पूरा पेशेंट की जमीन पे मिलेगा। इसीलिए अनकॉन्शियस पेशेंट या पैरालाइज वालों को हम फुट ड्रॉप यूज करते हैं, सॉरी फुट रेस्ट है जो यूज करते हैं, उनके फुट रेस्ट में हम एडी है जो फंसा देते हैं, ताकि बंदा है वैसे तो अनकॉन्शियस है चाहे कॉन्शियस भी हो, उसकी बॉडी वर्क नहीं करेगी, उसके जो पैर हमने जहां पे स्टेबल किए वहीं पे रहेंगे। एयर एम्बोलिज्म, ब्लड वेसल्स में आपका क्या हो जाएगा, आपका ये थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म सारी चीजें हो सकती हैं। ओवरडोज, अंडरडोज ऑफ मेडिकेशन, कॉम्प्लिकेशन ये भी होती है। कई बार क्या करते हैं, एम्प्यूल में थोड़ी सी दवाई ज्यादा आ जाती है। ज्यादा क्यों आ जाती है,
देते ही ज्यादा हैं, 1 या 2 ड्रॉप ज्यादा होती है। क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि जब आप फील करते हो बाई चांस 1-2 ड्रॉप, तो आप उसकी एयर निकालने में भी वेस्ट कर देते हो। तो ओवरडोज और अंडरडोज ये ज्यादा वर्क करती है बच्चे के केस में, वहां पे बिल्कुल एक्यूरेट डोज दी जाती है। अगर अंडरडोज या ओवरडोज होगी तो भी बच्चे में सी कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई देगी। उसके बाद है आपका एरर इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। आपको अच्छी तरह से मेडिसिन का रूट ही नहीं पता है, आपको उसका तरीका नहीं पता है, आपको उसके रिलेटेड नॉलेज नहीं है, तो भी आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशन, सॉरी सामने वाले की बॉडी में है जो कॉम्प्लिकेशन आपको दिखाई देगी। सर्कुलेटरी ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब आईवी जब आप बहुत ज्यादा फास्ट लगा देते हो तो उससे क्या होता है, जो फ्लूइड जो वेन्स में है, आपका ब्लड है, जो फ्लूइड आपने भेजा वो उसके अंदर मिक्स होके हार्ट पे वर्कलोड क्या किया, उसने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एकदम अटैक पड़ता है, बंदा एकदम शॉक में चला जाता है। सीरम हेपेटाइटिस have been attitude and improperly disinfecting syringe needle। तो क्या होता है सीरम हेपेटाइटिस का मतलब, यह हेपेटाइटिस एक कॉम्प्लिकेशन में आता है। मान लो हम इंजेक्शन लगा रहे थे और वो नीडल हमें ही प्रिक कर गई, और हमने वो ऐसी कैसी लगा दी, तो क्या पता हमारे ब्लड में क्या बीमारी हो, सामने वाले को वही बीमारी हो जाएगी। उसके बाद है ड्रग एंड फ्लूइड एडमिनिस्टर, इसकी कोई जरूरत आपको करने के लिए है नहीं। सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर राइट लाइन राइट ड्रग ये मैंने आपको करवा दी है। सिलेक्शन इक्विपमेंट ऑफ इंजेक्शन, अब है पार्ट ऑफ इंजेक्शन। थ्योरी में ये क्वेश्चन नहीं आता है, प्रैक्टिकल में ये क्वेश्चन आता है कि इंजेक्शन के कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे वर्क करता है। तो सिरिंज आर 2 टाइप्स, 2 तरह के होते हैं, डिस्पोजल और रीयूजेबल। रीयूजेबल आजकल यूज ही नहीं होती है, डिस्पोजेबल ही यूज होती है। मोस्ट जो इसका साइज होता है 2, 5, 10, 20, 30 एंड 50 ml। कॉमनली हम बच्चों में 2 से 2.5 ml की सिरिंज यूज करते हैं, और जो अडल्ट होते हैं उनमें 5 ml की। जिनको डाइल्यूट मेडिसिन देनी होती है उनमें 10-20 ml की जाती है, ठीक है, अदरवाइज नहीं जाती है। सर्जरी वगैरह किसी की हुई हो, ब्लड गाढ़ा हो, तो 30 ml फ्लूइड देने के लिए, फ्लश करने के लिए आपने कैनुला लगा के उसको फ्लश करने के लिए, बार बार ब्लड क्लॉट ना हो, तो हम ये सिरिंज यूज करते हैं। बेसिकली हम 5 ml तक ही, नॉर्मल 5 ml तक ही यूज करते हैं, उससे ज़्यादा हम यूज नहीं करते हैं। तो इंसुलिन एंड ट्यूबरकुलिन है, जो वो स्पेशल सिरिंज होती है, वो मेडिसिन पैक होकर पीछे से ही आती है, ना हमें उसमें डालना होता है ना हमें उसमें से निकालना होता है, वो ऐसे का ऐसे ही पैक होकर आती है। प्रेगनेंसी में जिसको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन हो जाती है, प्रेगनेंसी इंड्यूस, उनके लिए भी सिरिंज में मेडिसिन पैक ही मिलेगी आपको मेडिकल स्टोर पे, वहां से लेके आओ, इंजेक्शन लगाओ। इनर थाई में लगता है डायबिटीज मेलाइटिस का जो भी इंजेक्शन प्रेगनेंसी में लगता है वो इनर थाई में लगता है। इनर थाई में कोई एंगल नहीं बनाना जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे निशान नहीं है, या फिर यहाँ पे पेशेंट को ने अभी तक इंजेक्शन नहीं लिया, इनर थाई में वहीं पे 90 डिग्री के एंगल पे हम डायबिटीज मेलाइटिस या हाइपरटेंशन कोई भी चीज हो उसका इंजेक्शन हम लोग लगा देते हैं। दिन में 2 बार लगते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। सिर्फ फर्क क्या होता है, अनट्रेन्ड का मतलब होता है घर में कोई भी लगा लो, क्योंकि उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है, तो उसका निशान पड़ जाता है, गांठ हो जाती है, पेन होता है। लेकिन कोई ट्रेन्ड बंदा जिसको आईएम लगाना आता है, अगर वो लगाएगा तो ना तो निशान पड़ेगा और ना ही गांठ पड़ेगी। तो मेड अप 2 पार्ट, 2 पार्ट की होती है। आउटर पार्ट बैरल, नीचे डायग्राम दे रखा है, अगर नहीं समझ में आए तो उसको साथ साथ में फॉलो करते रहो। इनर पार्ट इज पिस्टन, तो क्या होता है, बैरल है और पिस्टन है, आपके 2 पार्ट है, और उसके बाद इन्होंने पिस्टन है, उसको हम प्लंजर भी बोलते हैं, जो पीछे की तरफ खींचा जाता है। देन है मोस्ट ऑफ सिरिंज आर इंटरचेंजेबल मींस बैरल, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्लंजर अलग हो जाएगा और जो आपका बैरल है अलग हो जाएगा। आप इन दोनों को एक साथ ना करके अलग अलग भी यूज कर सकते हो। यूज करने का मतलब है, मान लो बैरल में कोई प्रॉब्लम है तो इसको डिस्कार्ड करके किसी नई सिरिंज का बैरल ले लो, प्लंजर में है तो प्लंजर का कर लो। तो ये पार्ट है इसके। सम सिरिंज आर इंटरचेंजेबल, दीज हैव आइडेंटिकल नंबर। इस पे देखो ml के नंबर लिखे होते हैं, जो अभी आपको दिख रहे हैं ये बड़े नंबर है, इनके अंदर ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ये आपको बताते हैं आपको 0.5 ml देनी है या आपको 5 ml देनी है। 0.5 ml या ml क्या होता है, जब हम बच्चों को देते हैं BCG की डोज तो 0.5 ml लगती है, और एडल्ट्स में क्या होता है 5 ml की डोज जाती है। तो क्या है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे सामने पेशेंट की एज कितनी है, डॉक्टर ने कितना प्रिस्क्राइब कर रखा है, तो वो हम इसमें देख के और मेजर कर सकते हैं कि कितनी हमें जो है जरूरत है किसी चीज को फिलअप करने की। तो इसमें स्केल लगा होता है, और स्केल पे सारी जो है आपकी जितनी भी रीडिंग होती है वो लगी होती है। ट्यूबरकुलिन सिरिंज है, इसको आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये रेडीमेड आती है। नीडल आर मेड ऑफ स्टील, जो आपकी नीडल्स होती है स्टील की होती है और अदर मेटल और मेटल की बनी होती है।
ये भी दो वैरायटी में होती हैं, डिस्पोजेबल और रीयूजेबल। लेकिन डिस्पोजेबल ये क्या होती है, अब यूज होती है, पहले इनको क्या करते थे, बॉयल कर देते थे, बॉयलर में डाल के। आज से 10-12 साल पहले इनको बॉयलर में डाल के रीयूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता, अब इनको तुरंत डिस्कार्ड कर देते हैं। तो क्या है, ये वेरी लेंथ, इनकी लेंथ 3/8 की होती है और इतनी लेंथ से लेकर 5/8 तक जाती है, सेम है जैसे आपकी कैनुला की होती है। बटरफ्लाई कैनुला की नीडल छोटी होती है, उसके बाद आपके गोल्स शुरू होते हैं 16, 18, 20, 22, 24, 26। तो गोल्स के अकॉर्डिंग क्या होती है, नीडल का जो लेंथ है वो भी चेंज होती है। आउटसाइड डायरेक्ट मीटर है जो इसका स्टफ गोल व्हिच इज इंग्लिश वायर मेजर मेथड। तो हम लोग क्या इसको मापते हैं, उसको बोला जाता है स्टफ गोल। इंग्लिश वायर में है जो ऐसी वायर होती है जो इंग्लैंड से या किसी फॉरेन कंट्री से आती है, वो वायर नाम उनका वायर है, लेकिन क्या होता है इसको मापने के लिए वही यूज होती है। अब इन्होंने पार्ट ऑफ नीडल दे दिए हैं, तो नीडल के दो पार्ट हैं, हब एंड शाफ्ट। अब आपको शाफ्ट भी दिख रहा है और हब भी दिख रहा है। हब जो किसमें होगा अटैच, जाके आपके इसमें होगा, बैरल में हो जाएगा, और शाफ्ट जिसमें मेडिसिन पेशेंट के अंदर जाएगी। ये है क्राइटेरिया नीडल और नीडल, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको नीडल और सिरिंज के पार्ट के बारे में पता होना चाहिए। आगे है आपकी कितने फॉर्म में मेडिसिन होती है, तो इन्होंने दे रखा है टैबलेट, पाउडर, लेकिन ये नहीं है कि टैबलेट और पाउडर दो ही फॉर्म में होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो टैबलेट में तो होती है, पाउडर में भी होती है, सॉल्यूशन में भी होती है, कितने सारे इंजेक्शन है सॉल्यूशन में होते हैं, और ऑइंटमेंट में भी होती है। ऑइंटमेंट समझते हो, इसका आयोडेक्स है, वैसलीन है, ये क्या है, ये ऑइंटमेंट है, कोई क्रीम है, तो ये ऑइंटमेंट होते हैं। तो 4 फॉर्म में आपकी मेडिसिन होती है। कौन सी होती है, सबसे पहले है आपकी लिक्विड फॉर्म आती है, उसके बाद आपकी सेमी सॉलिड फॉर्म आती है जिसमें ऑइंटमेंट आता है, उसके बाद आपकी सॉलिड फॉर्म में टैबलेट आती है, और उसके बाद पाउडर फॉर्म में आपका जैसे बीटाडीन का पाउडर है ये आता है। तो 4 फॉर्म में आपकी जो मेडिसिन है वो आती है। वायल और एम्पूल में मैंने आपको पहले भी बताया था, वायल में हमेशा ही सिंगल डोज होती है, ये बात याद रखना, और सॉरी एम्पूल में आपकी सिंगल डोज होती है, और वायल में आपकी एक साथ 5 डोज भी हो सकती है और 10 डोज भी हो सकती है। ये आपके वायल होते हैं जिनको यहाँ मुंह से तोड़ना होता है, ये आपकी वायल होती है। वायल हम कब यूज करते हैं, जब घर में क्या है, करंट कोई ऐसा पेशेंट है जिसको लगातार इंजेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। अगर हॉस्पिटल में हम वायल यूज नहीं करते हैं, हॉस्पिटल में वायल यूज कब होती है, जैसे कि जहाँ पे डिलीवरी होती है, लगातार वही दिन में 2 या 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम ओरल पोलियो की भी वायल यूज करते हैं और बीसीजी की भी करते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे खपत है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे खपत नहीं होती है वहाँ पे हमेशा ही एम्पूल यूज किया जाता है। तो इसमें आपको एम्पूल में और वायल में इतना ही पता होना चाहिए कि क्या होती है, एम्पूल में सिंगल डोज होती है जबकि वायल में मल्टीपल डोज होती है। एम्पूल में क्या होता है, आपका कंटामिनेटेड नहीं होती है, जबकि वायल में क्या होता है, बार बार जैसे कि हम जो नीडल डालते हैं, पहली बात वायल में हमेशा ही एक नीडल डाल के छोड़ दी जाती है, जो रबड़ का वायल का कार्प होता है उसमें एक नीडल डाल के हम लोग छोड़ देते हैं, उसको बार बार प्रिक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप उसमें बार बार अलग अलग नीडल डालते हो तो इससे आपकी जो मेडिसिन है वो कंटामिनेटेड हो जाती है, ठीक है। इसीलिए किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी क्लिनिक में जाओ, तो देख लेना उसके पास जो वायल होगी उसमें ऑलरेडी उसने क्या कर रखा होगा, नीडल डाल के छोड़ रखी होगी, ठीक है। वो उसी से क्या करता है, दवाई भरता है। पहला रीजन था तो ये कि कंटामिनेशन होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, नीडल प्रिक करके छोड़ देते हैं। और दूसरा रीजन क्या होता है कि जो रबड़ का कार्प होता है उसमें बार बार मान लो कि जो नीडल आपको पेशेंट को लगानी है वही नीडल आप उसमें प्रिक कर रहे हो, तो क्या होगी, आपकी जो नीडल है आगे से ब्लंट हो जाएगी। ब्लंट समझते हो, क्या बोलते हैं ब्लंट को हिंदी में, खुंडी हो जाएगा, ठीक है, ब्लंट हो जाती है वो। उसके बाद जब आप उससे किसी या सेल टिश्यू को प्रिक करोगे तो लगभग डबल पेन होगा पेशेंट को, ठीक है। इसीलिए क्या करते हैं कि जो वायल होते हैं उसमें पहले ही हम सिरिंज लगा के छोड़ देते हैं। देन है आपका ग्लास का जो पीस होता है, आपका जो वायल है, देखो वायल का रबड़ का कार्प होता है लेकिन उसके चारों तरफ एक स्टील की बाउंड्री होती है, जबकि एम्पूल में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, तो वो बार बार उस पर कोई चीज टच ना करे, इससे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, एम्पूल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं और अपनी फिंगर पे चोट लगने से बचाने के लिए। अब बार बार अगर आप वायल में हाथ लगाओगे, बार बार उससे क्या कर रहे हो, इंजेक्शन भरे, तो आपको चोट लग सकती है,
इसीलिए एम्प्यूल का क्या है, एम्प्यूल पे एक नेक बनी होती है, उस नेक पे निशान लगा होता है। किसी भी हार्ड सरफेस पे जाओ और कोई भी हार्ड चीज जैसे चाबी है या कोई गिलास है या कोई हैवी चीज है, कैंची है, कुछ भी है, जहाँ पे आप मान लो यहीं पे रख के और ऐसे मारोगे तो वो उस नेक से ही टूटेगा, नेक से टूट जाएगा और आपके हाथों को या किसी चीज को इंजरी नहीं होगी। कई बार तो ऐसा होता है कि आप उसको पेन से भी थोड़ा सा लाइन करके गाढ़ा गाढ़ा से खर्च के और हाथ से भी तोड़ोगे तो भी वो टूट जाती है, क्योंकि जो उसकी नेक होती है वो थोड़ा वीक होती है, वो इसीलिए बनाई जाती है कि यहाँ से अगर कोई भी चीज मारी जाए तो ये नेक से टूटे, ना कि सारा इंजेक्शन खराब हो। ठीक है, बस आज का लेक्चर हो गया आपका। उसके बाद आपकी आएगी साइट कौन सी है वो हम देखेंगे। साक्षी, कौन सी साइट पे इंजेक्शन लगते हैं वो हम लोग कल करेंगे।